हाँ तो गाइस, माय नेम इज महेंद्र और आज हम लोग क्या करने वाले हैं। आज हम लोग देखने वाले हैं कि आईएफएससी जो इंटरनेशनल फिनेंशियल सर्विस सेंटर के रिलेटेड टैक्स में जो जो प्रोविजन है। आपने बहुत सारा देखा रहेगा कि कैपिटल गेन्स आ जाता है तो उसमें आपको आईएफएससी दिखता है, अदर सोर्सेस में आईएफएससी दिखता है, डिविडेंड में आईएफएससी दिखता है, पता नहीं कहाँ कहाँ दिखता है। पर आपको ये सब मैंने क्या किया, जितने भी आईएफएससी के रिलेटेड प्रोविजन थे सबको एक साथ क्लब कर दिया, जितना मुझे दिखा उतना, मतलब मैक्सिमम पार्ट 70-80% तो कर दिया। तो इससे क्या फायदा होगा आपको, आईएफएससी के रिलेटेड जितने भी टॉपिक है, जितने भी सेक्शंस है, वो सब एक साथ मिल जाएंगे। सबसे खास बात क्या है, इसमें बहुत सारे फिनांस एक्ट 2019 के अमेंडमेंट्स है, जो कि सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है। ये वीडियो क्यों बना रहा हूँ, बिकॉज जो मेरा टैक्स सेंटर करके इंस्टाग्राम पे पेज है, जिसका लिंक आपको नीचे मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उसमें मेरे को आया था क्वेरी कि आईएफएससी क्या होता है, उसके ऊपर बना दीजिए वीडियो। तो मैं बोला ठीक है, बना देता हूँ। और सेकेंडली, ये जो आपको नोट्स दिख रहा है, ये आप मेरे टेलीग्राम चैनल में जा सकते हो, जिसका भी लिंक मैं दे दूंगा। उसमें आपको फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल हो जाएगा। ठीक है, ये वीडियो किसके लिए एप्लीकेबल रहेगा? सीए स्टूडेंट के लिए, सीएस स्टूडेंट के लिए, सीएमए स्टूडेंट के लिए, टैक्स में किसको इंटरेस्ट है तो उसके लिए ये वीडियो रहेगा। काफी अच्छे से हम लोग समझेंगे और रिवीजन का रिवीजन हो जाएगा। ठीक है, डन। अभी स्टार्ट करते हैं प्रोविजन रिलेटेड टू आईएफएससी। आईएफएससी का मतलब क्या होता है, ये स्टार्टिंग के 4 पॉइंट मैंने ऐसे ही इंट्रोडक्शन बेसिस पे लिखे हैं कि आईएफएससी एक ऐसी, पहले कैसा कि हांगकांग में, दुबई में बहुत मतलब बहुत तो नहीं आईएफएससी थे। ये एक तरीके का आप ये समझ लो कि जैसे शॉपिंग मॉल है फिनांस के रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट्स का। जैसे इक्विटी हुआ, डेट हुआ, डेरिवेटिव हुआ, ऑप्शंस हुए, फ्यूचर हुए, यहाँ पे आप ट्रांजैक्शन कर सकते हो। तो क्या आईएफएससी लोकेटेड कहाँ पे? जो एसईजेड में आईएफएससी लोकेटेड रहेगा। ठीक है, पहला आईएफएससी इंडिया में कहाँ आया? पहला आईएफएससी आया गुजरात में। क्या कौन करेगा ट्रांजैक्शन? ज्यादातर जो नॉन रेजिडेंट ऑफ फॉरेन कंपनी क्या करेंगे, या तो बाय करेंगे या सेल करेंगे। सिक्योरिटी, डेरिवेटिव, सिक्योरिटी में क्या, इक्विटी, डेट सब आ जाएगा। ऑप्शन इन स्टॉक एक्सचेंज लोकेटेड इन आईएफएससी। और इसके लिए जो कंसिडरेशन आना चाहिए वो फॉरेन एक्सचेंज में आना चाहिए। ठीक है, तो आईएफएससी का हम लोग ने इतना देखा कि ये तो बेसिक है, इसका एग्जाम रिलेटेड कुछ नहीं, आपको आइडिया आना चाहिए, इसलिए इस पे ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते। कहाँ कहाँ पे आईएफएससी को बेनिफिट्स मिले वो देखते हैं। तो पहला पॉइंट आता है बेनिफिट रिलेटेड टू कैपिटल गेन्स। कैपिटल गेन्स के रिलेटेड क्या बेनिफिट मिले आईएफएससी को? तो 3 सेक्शन में बेनिफिट मिले। कौन सा? पहला एसटीसीजी 111 है, एलटीसीजी 112 है, और सेक्शन 47 में। पहले आपको अगर नहीं पता है कैपिटल गेन क्या होता है तो हम लोग वो देख लेते हैं कि कैपिटल गेन का मतलब क्या होता है। कैपिटल गेन एक तरीके का इनकम है। इनकम, तो ये इनकम कब आता है? इनकम तब आता है जब आप ट्रांसफर करते हो। क्या ट्रांसफर करते हो? कैपिटल असेट ट्रांसफर करते हो। 2 पॉइंट मैंने बोले, एक तो ट्रांसफर करते हो, दूसरा क्या ट्रांसफर करते हो? ट्रांसफर करते हो कैपिटल असेट। ठीक है, तो अभी आप बोलोगे ट्रांसफर क्या होता है? ट्रांसफर, अभी देखो कैपिटल गेन तो मैं पढ़ा नहीं रहा, तो आपको बेसिकली बता देते हैं, सेल समझ लीजिए। वैसे उसमें क्या आते हैं? सेल, एक्सटिंग्विशमेंट, रिलिक्विशमेंट, वो एक्सचेंज आ जाता है, फिर कंपलसरी एक्विजिशन ऑफ एसेट आ जाता है। बहुत सारे पॉइंट है, वो अपन कैपिटल गेन के टॉपिक में देखेंगे। ठीक है, अभी हम लोग देख रहे हैं कि एक तो ट्रांसफर होना चाहिए, सेल समझ लीजिए ना, बेसिकली सेल कर रहे। दूसरा कैपिटल एसेट। कैपिटल एसेट में भी बहुत सारे पॉइंट है। कैपिटल एसेट का मतलब एक आप ऐसा एसेट समझ लीजिए जो आप बिजनेस में यूज कर रहे हो, जिससे आपको बेनिफिट मिलेगा। एग्जैक्ट मीनिंग वो नहीं है, वो कब हम करेंगे जब कैपिटल गेन का टॉपिक करेंगे। ठीक है, तो अभी आता है टाइप क्या होते हैं कैपिटल गेन के, या तो शॉर्ट टर्म होता है या लॉन्ग टर्म होता है। ठीक है, तो अभी हम लोग शॉर्ट टर्म अंडर सेक्शन 111A और लॉन्ग टर्म 112A की बात करते हैं। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 111A कब अराइज होगा? अराइज होगा तब जब आप इक्विटी ओरिएंटेड यूनिट या यूनिट ऑफ बिजनेस ट्रस्ट, ये आप देख रहे हैं इक्विटी शेयर, इक्विटी ओरिएंटेड यूनिट है, यूनिट ऑफ बिजनेस ट्रस्ट, जब आप ट्रांसफर करोगे, और वो अगर ट्रांसफर पे अगर एसटीटी पे रहेगा, ध्यान से सुनिए, इक्विटी शेयर, इक्विटी ओरिएंटेड यूनिट और यूनिट ऑफ बिजनेस ट्रस्ट अगर आप ट्रांसफर कर रहे हो और ट्रांसफर पे आपका एसटीटी पे हुआ रहना चाहिए, एसटीटी पे हुआ रहना चाहिए ट्रांसफर पे, तो आपको नॉर्मल रेट की जगह कंसेशनल रेट मिलेगा 15% का। ठीक है, तीन जो सिक्योरिटी एसेट है वो हम लोग सेल कर रहे हैं, सेल यानी ट्रांसफर कर रहे हैं, और उस पे ट्रांसफर पे एसटीटी अगर पे है तो आपको कंसेशनल रेट मिलेगा।
तो अभी इसमें ये देखते हैं कि भाई हम लोग आईएफएससी वालों को क्या बेनिफिट दिया। तो अगर कोई यूनिट आईएफएससी में लोकेटेड है और उसमें नॉन रेजिडेंट या फॉरेन कंपनी में थ्रू रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज ये तीनों का ट्रांसफर किया है, ठीक है, और जो रिसिप्ट हुआ है कंसिडरेशन वो फॉरेन करेंसी में हुआ है, तो फिर कंसेशनल रेट आपको मिलेगा अगर भले एसटीटी पे नहीं हुआ। ठीक है, वापस एक बार बोलते हैं क्या था। जो अगर आप जनरली क्या होता है, इक्विटी शेयर्स, इक्विटी ओरिएंटेड यूनिट और यूनिट ऑफ बिजनेस ट्रस्ट, तीन एसेट का ट्रांसफर करोगे। ट्रांसफर कंसेशनल रेट पे अगर ट्रांसफर करते हो और उस पे एसटीटी पे है तो आपको कंसेशनल रेट मिलेगा 15%। ठीक है, और अगर ये एग्जेम्पशन जो एसटीटी का है, जो यहाँ पे लिखा है एग्जेम्पशन फ्रॉम एसटीटी, अगर एसटीटी पे नहीं किया फिर भी आपको ये बेनिफिट मिलेगा अगर आपका यूनिट ऐसी ये आईएफएससी में है और आपको रिसिप्ट हुआ है वो फॉरेन करेंसी में होगा। ठीक है, अभी आता है एलटीसीजी 112A। क्या है एलटीसीजी 112A? भी सेम बोलता है कि इक्विटी शेयर, इक्विटी ओरिएंटेड यूनिट और यूनिट ऑफ बिजनेस ट्रस्ट आप शेयर ट्रांसफर कर रहे हो। और इंटर आलिया का मतलब क्या होता है? इंटर आलिया का मतलब होता है कि बहुत सारी कंडीशन दी हुई है, उसमें से एक कंडीशन ही आप लोग ने पिकअप की है। ठीक है, बहुत जगह पे आपने लॉ पढ़ा रहेगा तो आपने देखा रहेगा इंटर आलिया लिखा रहता है। इंटर आलिया का मतलब यही होता है कि बहुत सारी कंडीशन है, 1 2 3 4 कंडीशन, मेरे को तीसरी कंडीशन लेनी है तो इंटर आलिया लिख के मैं वो कंडीशन ले सकता हूँ। ठीक है, ये तीनों का सेल किया है। अगर लॉन्ग टर्म है तो फिर आपको 10% कंसेशनल रेट मिलेगा इन एक्सेस ऑफ 1 लाख। मतलब अगर 1 लाख 1.5 लाख है तो 50,000 पे 10% टैक्स लगेगा। तो भाई अपने को आईएफएससी में क्या बेनिफिट दिया? सेम की सेम तरीके का। इसमें क्या एसटीटी पेड होना चाहिए, एक्विजिशन पे भी, ट्रांसफर पे भी। पर अगर आपने एसटीटी पे नहीं किया और आप नॉन रेजिडेंट फॉरेन कंपनी हो और अगर ट्रांसफर कर रहे हो इन रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज इन आईएफएससी और आप कंसिडरेशन वो मिल रहा है, वो मिल रहा है फॉरेन करेंसी में, तो आपको ये बेनिफिट मिलेगा कंसेशनल रेट। ठीक है, अभी आते हैं सेक्शन 47 पे। सेक्शन 47 क्या होता है? सेक्शन 47 ये बोलता है कि जो ट्रांसफर करते हैं, जो मैंने बोला था कैपिटल गेन का मतलब क्या, अगर आप कैपिटल एसेट का ट्रांसफर करते हो तो इनकम मिल जाएगा। पर सेक्शन 47 में बहुत सारे ऐसे क्लॉज है जो ये बात करते हैं कि कुछ चीजें ट्रांसफर कंसीडर ही नहीं होगी। सेक्शन 47 बुक क्या बोलता है कि कुछ चीजें ट्रांसफर कंसीडर ही नहीं होगी। तो उसमें पहली ये आ जाती है, पहली नहीं है, ये एक बीच का कंडीशन है, क्लॉज है जो कि आईएफएससी के रिलेटेड है। ये क्या बोलता है कि ट्रांसफर ऑफ जीडीआरएस, ये कोड है एक्चुअली, मैं यहाँ पे इसका नीचे लिखना भूल गया, आप लिख लीजिए साथ में। जी यानी ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसिप्ट, डी यानी डेरिवेटिव्स, आर यानी रुपी डिनोमिनेटेड बॉन्ड और एस यानी एनी अदर कंडीशन नोटिफाइड, एनी अदर सिक्योरिटी नोटिफाइड। अगर ट्रांसफर होता है ये जीडीआर का, जीडीआर यानी क्या, पहला जी यानी जीडीआर, डी यानी डेरिवेटिव्स, आर यानी आरडीबी, नॉन रेजिडेंट करता है कहाँ पे? रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज पे, और कंसिडरेशन फॉरेन करेंसी में मिलता है, तो इसको ट्रांसफर ही नहीं मानेंगे, तो कैपिटल गेन का सवाल ही नहीं उठता। तो अभी हम लोग ने तीन चीजें देखी, एसटीसीजी 111A में जो एसटीटी और एलटीसीजी 112A में जो एसटीटी की बात आती है कि अगर एसटीटी नहीं भी पे किया तो भी चलेगा, और 47 की बात आती है तो 47 में क्या बोलते हैं? 47 में इसको ट्रांसफर ही नहीं मानेंगे अगर जीडीआर, डेरिवेटिव, रुपी डिनोमिनेटेड बॉन्ड और एनी अदर सिक्योरिटी नोटिफाइड, अगर आईएफएससी में रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू सेल होता है बाय नॉन रेजिडेंट फॉरेन कंपनी, तो कंसिडरेशन रिसीव इन फॉरेन करेंसी, तो फिर ट्रांसफर ही नहीं मानेंगे, तो कैपिटल गेन का कोई स्कोप ही नहीं है। डन। तो अभी आते हैं चौथे पॉइंट पे। मतलब पहला पॉइंट हो गया, पहले में 3 मैंने पॉइंट बता दिया, अभी सेकंड पॉइंट पे जो मैट होता है। मैट मतलब क्या होता है? अगर आपको नहीं है मैट, अगर इंटर या एग्जीक्यूटिव लेवल पे हो, तो मैट का मतलब क्या होता है? कंपनी को मिनिमम इतना टैक्स तो भरना ही पड़ेगा बुक प्रॉफिट के हिसाब से। मतलब अगर इनकम टैक्स में बहुत सारे डिडक्शन वगैरह क्लेम कर रहे हैं और उसकी वजह से टैक्स नहीं आ रहा, तो बुक प्रॉफिट निकालते हैं, कैसे निकालते हैं, क्या निकालते हैं, वो मैट के चैप्टर का, ये सिर्फ कंपनी के लिए एप्लीकेबल है। और मैट कितना होता है? 15% होता है। तो ये जो अपना आईएफएससी, यहाँ पे मैट 15% ना लग के 9% लगेगा, ये आपको एडिशनल बेनिफिट दिया गया। ठीक है, तो जैसे कंपनी के लिए मैट होता है वैसे ही कंपनी को छोड़ के दूसरे जितने भी एसएससी है उनके लिए एएमटी होता है। ठीक है, तो एएमटी का रेट क्या होता है? 18.5%। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 18.5% की नहीं 9% आ जाएगा। ठीक है, डन। 2 पॉइंट हो गए, पहला था कैपिटल गेन का, दूसरा था मैट एएमटी के रिलेटेड। तीसरा है कि जो आईएफएससी रहेगा वहां पे सेल और परचेज सिक्योरिटी होती है बाय नॉन रेजिडेंट या फॉरेन कंपनी थ्रू रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज,
और पैसा आता है फॉरेन एक्सचेंज में, कन्वर्टेबल फॉरेन एक्सचेंज में, तो आपको एसटीटी नहीं लगेगा, सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स नहीं लगेगा। तीसरा बेनिफिट, ठीक है। चौथा, आपको पता रहेगा, आपने सुना रहेगा डीडीटी, जो ये बजट में आप देखोगे तो अगली बार से जो एवाई नेक्स्ट असेसमेंट ईयर आएगा उसमें डीडीटी है ही नहीं। तो आपने ये सुना रहेगा डीडीटी के बारे में। डीडीटी क्या होता है? बेसिकली जो आपका प्रॉफिट होता है वो आप शेयर होल्डर को अगर डिस्ट्रीब्यूट करते हो एज अ फॉर्म ऑफ डिविडेंड, तो आपको कंपनी जो डिस्ट्रीब्यूट कर रही है उसको सर्टेन परसेंटेज ऑफ डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स पे करना पड़ता है, ठीक है। तो अभी यहाँ पे पढ़ते हैं मैंने क्या लिखा है। नॉट विथ स्टैंडिंग, नॉट विथ स्टैंडिंग का क्या मतलब होता है? भाड़ में जाने तो, एकदम बेसिक मीनिंग बता रहा हूँ। नॉट विथ स्टैंडिंग का मतलब क्या? भाड़ में जाने तो सेक्शन 115O, 115O क्या? डीडीटी का सेक्शन है कि डीडीटी के सेक्शन को भाड़ में जाने दो। अभी ये लिखा है उसको पढ़ो। नो डीडीटी, डीडीटी नहीं लगेगा इफ टोटल इनकम ऑफ यूनिट इन आईएफएससी, जो आईएफएससी है उसमें जो टोटल इनकम है वो कन्वर्टेबल फॉरेन एक्सचेंज में आ रहा है कंप्लीटली, और वहां से जो डिविडेंड जा रहा है, ठीक है, वहां से जो डिविडेंड अगर उस इनकम से डिविडेंड दे रहे हैं तो उस पर डीडीटी नहीं लगेगा। ये जो रेड में आप देख रहे हो ऑन इनकम अक्यूमुलेटेड वाला, ये वाला जो आप पार्ट है, ये अमेंडमेंट है। इसमें क्या पहले कैसा था कि जो सिर्फ ये ईयर के इनकम से डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं उस पे डीडीटी नहीं लगता था। अभी क्या लिखा है कि इनकम जो अक्यूमुलेट हुआ है अप्रैल 2017 से, उसके बाद वाले इनकम से भी अगर आप पे करोगे तो उस पे भी आपको डीडीटी नहीं लगेगा, ठीक है। तो 4 पॉइंट हो गए। 4 पॉइंट में पहला कौन सा थे? कैपिटल गेन के थे। दूसरा क्या था? मैट एएमटी का था। तीसरा क्या? एसटीटी पे था। चौथा क्या? डीडीटी पे था। पांचवें पॉइंट पे आते हैं। पांचवा पॉइंट क्या है? एग्जेम्पशन मिलेगा। सेक्शन 10 वाला पॉइंट है, अमेंडमेंट है, ध्यान रखना। 10 में क्या आते हैं? 10 में आते हैं एग्जेम्पशन। 10 के अंदर जितने भी है वो एग्जेम्पशन के सेक्शन है, ठीक है। तो एग्जेम्पशन किसको मिलेगा? एग्जेम्पशन मिलेगा, ये देखिए आप, नॉन रेजिडेंट या फॉरेन कंपनी को। अगर नॉन रेजिडेंट फॉरेन कंपनी जो इंटरेस्ट कमा रहा है, किससे कमा रहा है? यूनिट ऑफ आईएफएससी को कमा रहा है। जो समझो नॉन रेजिडेंट फॉरेन कंपनी को इंटरेस्ट मिला है। इंटरेस्ट क्यों मिला है? क्योंकि उसने मनी दिया रहेगा यूनिट ऑफ आईएफएससी को। मनी जो आईएफएससी ने मनी बोरो किया ऑन और आफ्टर 1919, और उसका जो इंटरेस्ट पे कर रहा है नॉन रेजिडेंट फॉरेन कंपनी को, वो इंटरेस्ट इनकम बिल्कुल ही एग्जेम्प्ट होगा। ये आप चार्ट देख के एकदम इजीली समझ रहे हो कि क्या अमेंडमेंट है। एक बार अच्छे से पढ़ लेना सेक्शन 10-15। 5 पॉइंट होगा। अभी आता है छठा पॉइंट। छठा पॉइंट किसके रिलेटेड है पता है? जो अभी मैंने सेक्शन 47 आपको बताया था। 47 क्या बताया था? एक बार वापस चले जाते देख लेते हैं। सेक्शन 47 में देखा था कि ट्रांसफर ऑफ जीडीआर। जीडीआर क्या था? जीडीआर था जी फॉर डी फॉर डेरिवेटिव था, आर फॉर आरडीबी था, एस फॉर एनी अदर सिक्योरिटी नोटिफाइड था बाय नॉन रेजिडेंट। अगर नॉन रेजिडेंट ट्रांसफर करता है, रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज से कंसिडरेशन मिलता है कन्वर्टेबल फॉरेन एक्सचेंज से, तो वो ट्रांसफर ही नहीं माना जाएगा। तो इसके रिलेटेड ही ये एग्जेम्पशन है। क्या एग्जेम्पशन है? ये आ गए हम लोग एग्जेम्पशन पे। हाँ, तो 10(4)D, 10 सबसेक्शन 4D इंट्रोड्यूस हुआ है फिनांस एक्ट 19 से। अमेंडमेंट है, ध्यान रखना। जो 47 में हम लोग ने अभी एग्जेम्पशन देखा था, यहाँ पे मैंने एग्जांपल फटाफट में लिखा था। तो इफ अगर कोई कंपनी है, ट्रस्ट है या पार्टनरशिप फर्म है, क्या है? या तो कंपनी है या ट्रस्ट है या पार्टनरशिप फर्म है, जिसके अगर कंपनी है तो उसके शेयर होल्डर, पार्टनरशिप है तो उसके सब पार्टनर्स, और अगर मेंबर, अगर ट्रस्ट है तो उसके सब मेंबर, अगर नॉन रेजिडेंट है, 3 पार्ट हो गए। और अगर वो आईएफएससी, तो जो वहां से इनकम आ रही है उसको, तो वो इनकम एग्जेम्प्ट हो गई। अगर कंपनी है तो उसके शेयर होल्डर, ट्रस्ट है तो उसके मेंबर, पार्टनरशिप फर्म है तो उसके पार्टनर, सब नॉन रेजिडेंट होने चाहिए। तो ये जो एग्जेम्पशन हम लोग ने, और क्या कर रहे हैं? ट्रांसफर कर रहे हैं। क्या चीज का? जीडीआर का, डेरिवेटिव का, आरडीबी का या एनी अदर सिक्योरिटी नोटिफाइड का। कहां से? आईएफएससी से। तो वो चीज, वो टाइम पे ये एग्जेम्प्ट हो जाएगा अंडर 10(4)D उनका इनकम, ठीक है। 6 पॉइंट होगा। सातवां पॉइंट आता है डिडक्शन अंडर सेक्शन 80LA। अगर कोई भी आईएफएससी इनकम कमाता है थ्रू यूनिट सेटअप इन एसईजेड, तो उनको 80LA में 100% का डिडक्शन मिलेगा। क्या कंडीशन है क्या नहीं, वो 80LA करेंगे स्पेसिफिक, तब देखेंगे, ठीक है। तो 80LA में उनको डिडक्शन मिलता है। उसके बाद ही जो 115A में उसके साथ साथ अमेंडमेंट, ये सब अमेंडमेंट वाले सेक्शन है, ध्यान से पढ़िएगा। अगर यहाँ पे कुछ नहीं समझे तो बुक उठाइए, क्योंकि सबसे बेस्ट तो सेल्फ स्टडी है। ये मैं एटलीस्ट आपको कंपाइल करके दे रहा हूँ, तो आप क्या इसका बेनिफिट ले सकते हो कि कौन कौन से सेक्शन कहाँ से सब एक साथ कंपाइल कर सकते हो। सेक्शन क्या है? अमेंडमेंट किस में किया? 80LA के बाद सीधा 115A में किया। क्यों? क्योंकि अगर ये 80LA का डिडक्शन 100% मिल रहा है,
तो अगर नॉन रेजिडेंट फॉरेन कंपनी कुछ इंटरेस्ट कमा रही तो उस पे क्या होगा, उसके रिलेटेड ये 115 में अमेंड किया। तो क्या अगर नॉन रेजिडेंट या फॉरेन कंपनी, ये जो आदमी देख रहे हो, अगर ये लोन देता है, क्यों देता है? टू सब्सक्राइब करने के लिए, किसका? बॉन्ड ऑफ इंडियन कंपनी इन फॉरेन करेंसी। मतलब क्या इंडिया में इन शॉर्ट पैसा आ रहा है ना, इंडियन कंपनी के बॉन्ड फॉरेन कंपनी में कौन सब्सक्राइब करेंगे? फॉरेनर करेंगे। इसके लिए नॉन रेजिडेंट या फॉरेन कंपनी लोन दे रहा है, मतलब नॉन रेजिडेंट ही आईएफएससी में आके नॉन रेजिडेंट कोई लोन दे रहा है, किसके लिए? इंडियन कंपनी के बॉन्ड सब्सक्राइब करने के लिए, क्योंकि इंडिया में थोड़ा डेट मार्केट अभी इतना फ्लरिश नहीं हुआ, तो मे बी उसको मतलब पुश देने के लिए गवर्नमेंट ने सेक्शन निकाला। और अगर जो जो लोन दिया तो उसका इंटरेस्ट भी लेगा, तो जो वो नॉन रेजिडेंट फॉरेन कंपनी जिसने लोन दिया, तो जो इसको इंटरेस्ट मिलेगा वो इंटरेस्ट पूरा का पूरा एग्जेम्प्ट हो जाएगा। ठीक है, एग्जाम नहीं, वो 80 LA में उसका डिडक्शन मिल जाएगा। जो कंडीशन 80 LA की है, जब स्पेसिफिक सेक्शन करेंगे तभी देख लेंगे। 8 पॉइंट हो गए। 9वां पॉइंट क्या आता है कि जो 115R सेक्शन है, 115R क्या सेक्शन है? यहाँ पे लिखा है, इसका मैंने मीनिंग बताया कि नॉट विथ स्टैंडिंग का मतलब क्या? भाड़ में जाने दो। एनीथिंग कंटेंट इन एक्ट, जो भी एक्ट में लिखा है, इनकम टैक्स एक्ट में, सब भाड़ में जाने दो। ये सेक्शन प्रिवेल करेगा सब पे। क्या? अगर म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं इनकम किसको? यूनिट होल्डर को। जो म्यूचुअल फंड कंपनी होती है यूनिट होल्डर को इनकम डिस्ट्रीब्यूट करेगी, तो उस पे टैक्स किसको भरना पड़ेगा? जो म्यूचुअल फंड जो कंपनी है, म्यूचुअल फंड जो यूनिट होल्डर को पे कर रहा है, जैसे डीडीटी कैसे पे करते हैं वैसे इनकम डिस्ट्रीब्यूशन पे उनको टैक्स भरना पड़ेगा। पर अगर ये म्यूचुअल फंड आईएफएससी में है और भी कुछ कंडीशन है, तो ये टैक्स चार्ज नहीं होगा, विल नॉट बी चार्ज ऑन और आफ्टर 1/9/2019। ये डेट के बाद ये चार्ज नहीं होगा। क्यों? अगर वो म्यूचुअल फंड कंपनी लोकेटेड कहाँ पे? आईएफएससी में। और दूसरा क्या? ऑल यूनिट्स, जो यूनिट होल्डर है वो होल्ड किसने की है? नॉन रेजिडेंट ने की है। लोकेटेड आईएफएससी में एंड ऑल यूनिट्स हेल्ड बाय नॉन रेजिडेंट। और सेकंड, इनकम डिराइव बाय, जो हर टाइम कॉमन पॉइंट आता है, क्या आता है? इनकम जो है वो डिराइव किसने की है? रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू की है, और कंसिडरेशन कहाँ मिली है? फॉरेन करेंसी में मिली है। तो 2-3 पॉइंट तो आपको रट लेने कि जो भी ट्रांजेक्शन हो रहे हैं रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज जो आईएफएससी में उससे हो रहे हैं, कंसिडरेशन किस में आ रही है? फॉरेन करेंसी में आ रही है, कन्वर्टेबल। नॉन रेजिडेंट है, फॉरेन कंपनी है, उनको ज्यादातर बेनिफिट दिए हुए। ये भी अमेंडमेंट है फिनांस एक्ट 2019 का। ठीक है, तो अभी हम लोग ने 9 पॉइंट किए, एक बार 9 पॉइंट का फटाफट समरी कर लेते हैं। अगर कुछ ऐसा समझ में नहीं आया तो आप कमेंट में पूछिए, मैं जरूर बताऊंगा। कुछ आपको लगता है कि कुछ इंप्रूवमेंट हो सकता है तो वो भी करेंगे, क्यों नहीं करेंगे। तो ठीक है, अभी ये हम लोग ने 9 पॉइंट देखे, अभी 9 पॉइंट का फटाफट एकदम वापस रिकैप कर लेते हैं। तो आईएफएससी क्या होता है? आईएफएससी इंडिया में गिफ्ट सिटी पहला है गुजरात में। ठीक है, आईएफएससी क्यों बनाया गया? क्योंकि फॉर नॉन रेजिडेंट और फॉरेन कंपनीज जो है उनको इंडिया में इन्वेस्टमेंट कराने के लिए, मोटिवेट करने के लिए। तो यहाँ पे कुछ ऐसे स्पेसिफिक बेनिफिट्स दिए जाते हैं ताकि फिनेंशियल इंडस्ट्री बूम हो। यहाँ पे क्या होता है? बेसिकली डेरिवेटिव, इक्विटी, जो अपने सिक्योरिटीज रहती है, इक्विटी, डेट, ऑप्शन, स्टॉक एक्सचेंज जो भी है, इसके रिलेटेड नॉन रेजिडेंट या फॉरेन कंपनी अगर कन्वर्टेबल फॉरेन एक्सचेंज पे पैसा लाता है और यहाँ से ट्रांजेक्शन करता है तो उसको बहुत सारे बेनिफिट दिए जाते हैं ताकि इंडिया की इंडस्ट्री फ्लरिश हो। ठीक है, बेनिफिट क्या क्या दिए जाएंगे? बेनिफिट दिए जाएंगे कैपिटल गेन के रिलेटेड। कैपिटल गेन के रिलेटेड क्या बेनिफिट दिए जाएंगे? शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन 111 है। 111 है क्यों लगता है? अगर इक्विटी शेयर, इक्विटी ओरिएंटेड यूनिट है, यूनिट ऑफ बिजनेस ट्रस्ट, अगर ट्रांसफर होते हैं और ट्रांसफर के टाइम एसटीटी पे हुआ है तो इनको कंसेशनल रेट मिलता है। तो अगर आईएफएससी से ये ट्रांसफर करते हैं तो अगर एसटीटी पे नहीं भी हुआ रहेगा तो भी इनको कंसेशनल रेट मिलेगा, प्रोवाइडेड वो आप जो नॉर्मल कंडीशन है कि नॉन रेजिडेंट फॉरेन कंपनी होनी चाहिए, कन्वर्टेबल फॉरेन एक्सचेंज में पैसा आ जाना चाहिए, वो सब। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 112 क्या बोलता है? लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अगर इक्विटी शेयर, इक्विटी ओरिएंटेड यूनिट या यूनिट ऑफ बिजनेस ट्रस्ट ट्रांसफर कर रहे और वो लॉन्ग टर्म है और उसका सेल और परचेस दोनों के टाइम पे एसटीटी पे हो गया तो 1 लाख के ऊपर 10% वाला कंसेशनल रेट है। तो इसमें क्या बेनिफिट है कि अगर एसटीटी पे नहीं भी किया तो भी आपको मिलेगा। थर्ड, सेक्शन 47। सेक्शन 47 क्या बोलता है? सेक्शन 47 बोलता है कि कुछ चीजें ट्रांसफर गिनी ही नहीं जाएगी। जो मैंने आगे आपको बताया कि 2 चीजें होती है, या तो कैपिटल असेट होना चाहिए और उसका ट्रांसफर होना चाहिए। ट्रांसफर होगा तभी कैपिटल गेन लगेगा ना, तो वो माननी ही नहीं जाएगी कि वो ट्रांसफर है। क्यों? अगर नॉन नॉन ट्रांसफर किसका हो रहा है? जीडीआरएस का होता है। जी यानी क्या? जीडीआर, डी यानी डेरिवेटिव, आर यानी आरडीबी और एस यानी एनी अदर सिक्योरिटी नोटिफाइड। अगर नॉन रेजिडेंट रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज जो आईएफएससी में उधर से ट्रांसफर करता है और कंसिडरेशन
कन्वर्टेबल फॉरेन एक्सचेंज में आ जाती है, तो ये ट्रांसफर ही ट्रीट नहीं होगा। चौथा क्या किया था, चौथा मैट और एएमटी पे किया था। मैट का रेट क्या होता है, 15% होता है, पर यहाँ पे कंसेशनल रेट 9% मिलेगा। एएमटी का रेट क्या होता है, 18.5%, यहाँ पे क्या 9% मिलेगा। मैट किसके लिए होता है, कंपनी के लिए, मीनिंग मैंने आपको थोड़ा बहुत बताया आगे। एएमटी का किसके लिए होता है, अदर देन कंपनी। एसटीटी यहाँ लगेगा ही नहीं, ये बहुत बड़ा बेनिफिट है। डीडीटी नहीं लगेगा। डीडीटी मैंने क्या बताया था, नॉट विथ स्टैंडिंग 115 जो है वो डीडीटी का सेक्शन है। अगर कोई कंपनी अपने प्रॉफिट को अपने इक्विटी शेयर होल्डर में डिस्ट्रीब्यूट करती है तो उसको डीडीटी पे करना पड़ता है। डीडीटी लगेगा ही नहीं। नॉट विथ स्टैंडिंग 115 का मतलब क्या हो जाता है कि 115 को भाड़ में जाने दो, ठीक है। तो नो, अगर आईएफएससी से जो सिर्फ सोनली कन्वर्टेबल फॉरेन एक्सचेंज में इनकम अर्न कर रहा है तो उसको डिविडेंड जो भी देगा तो उस पर डीडीटी नहीं पे करना। अमेंडमेंट है फिनेंस एक्ट 2019 का, वो क्या बोलता है कि इनकम जो अक्यूमुलेटेड 1/4/2017 है उसके बाद से जितना भी अक्यूमुलेटेड इनकम है तो उसको भी अगर डिस्ट्रीब्यूट करता है तो भी उस पर आपको डिविडेंड डीडीटी नहीं पे करना पड़ेगा। फिर आता है 10-15 का एग्जाम्पशन। 10-15 का एग्जाम्पशन क्या बोलता है कि अगर नॉन रेजिडेंट फॉरेन कंपनी इंटरेस्ट इनकम कमा रही है किससे, यूनिट ऑफ आईएफएससी से, और वो मनी बोरो किया था ऑन और आफ्टर 1/9/2019, तो उसके बाद उसके ऊपर आपको जो भी एग्जाम्प हो जाएगा। फिर एग्जाम्पशन 10(4)(d). 10(4)(d) किसके रिलेटेड था, सेक्शन 47 के रिलेटेड था, जो हम लोग ने ऊपर अभी पढ़ा था। तो अगर कंपनी है, ट्रस्ट है, पार्टनरशिप फर्म है, और कंपनी के सब शेयर होल्डर, ट्रस्ट के सब मेंबर, पार्टनरशिप फर्म के सब पार्टनर अगर नॉन रेजिडेंट है और वो इनकम कैसे अर्न कर रहे, वो जो जीडीआर पढ़ा था, जीडीआर, डी यानी क्या डेरिवेटिव, आर यानी आरडीबी, ये ट्रांसफर करने की वजह से जो भी इनकम आ तो इनकम एग्जेम्प्ट होगा 10(4)(d) में। फिर डिडक्शन अंडर एटीएलए। एटीएलए क्या मैंने बताया था, एटीएलए अगर आप इनकम अर्न कर रहे हो यूनिट इन एसईजेड जो अभी ये आईएफएससी के थ्रू अर्न कर रहे हो तो उसमें आपको 100% डिडक्शन मिलेगा। कैसे मिलेगा वो एटीएलए मैंने बोला स्पेसिफिक करेंगे तब देखेंगे। तो वो डिडक्शन एटीएलए का मिल रहा है। अभी एटीएलए के डिडक्शन के रिलेटेड एक और अमेंडमेंट हुआ था, सेक्शन 115A, जो आपका स्पेशल रेट ऑफ इनकम होता है। उसमें क्या, अगर नॉन रेजिडेंट फॉरेन कंपनी आईएफएससी में और वो लोन दे रही है, ये देखिए गिव लोन दे रही है नॉन रेजिडेंट फॉरेन कंपनी किसको, सब्सक्राइब करने के लिए बॉन्ड, किसका, इंडियन कंपनी का बॉन्ड सब्सक्राइब करने के लिए नॉन रेजिडेंट फॉरेन कंपनी लोन दे रही है। किसको देगी, फॉरेन करेंसी में, तो नॉन रेजिडेंट को देगी। नॉन रेजिडेंट ही नॉन रेजिडेंट को लोन दे रहा है इंडियन कंपनी के बॉन्ड सब्सक्राइब करने के लिए, ताकि डेट इंडस्ट्री जो फ्लरिश हो। तो जो एंटायर इंटरेस्ट का इनकम होगा नॉन रेजिडेंट फॉरेन कंपनी को, वो हो जाएगा एटीएलए में डिडक्ट, ठीक है। ये एग्जाम्पशन आया था 115A में, रिलैक्सेशन दिया था। फिर अपना एक सेकेंड, हाँ ये हो गया। फिर 9th 115R। 115R क्या बोलता है, कोई म्यूचुअल फंड की, म्यूचुअल फंड कंपनी या कोई स्पेसिफिक कंपनी अगर अपना डिस्ट्रीब्यूट करती है इनकम, तो जैसे डीडीटी भरते हैं वैसे इनको इनकम डिस्ट्रीब्यूशन पे टैक्स भरना पड़ता है 115R में। पर ये नहीं लगेगा अगर टैक्स विल नॉट बी चार्ज, अगर 1/9/19 मतलब 1 सितंबर 2019 के बाद म्यूचुअल फंड, ये देखिए, म्यूचुअल फंड हुज लोकेटेड इन आईएफएससी, जो आईएफएससी में लोकेटेड है और जिसके सब यूनिट होल्डर नॉन रेजिडेंट है, और इनकम डिराइव हो रही है रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज से और कंसिडरेशन अपने को फॉरेन एक्सचेंज में मिल रही है, तो उसके ऊपर वो टैक्स चार्ज नहीं होगा। तो होप सो ये वीडियो अच्छा लगा रहेगा। अच्छा, आपको एटलीस्ट ये सब एक साथ कंबाइन मिल गए तो आप अपना और रिसर्च एंड डेवलपमेंट करके इसको इंप्रूव कर सकते हैं। थैंक्स अ लॉट फॉर, अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब भी कर लीजिए। थैंक यू।